यदि हम बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत का इतिहास वीरता और साहस से भरा मिलेगा। इस वीर भूमि पर कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। युद्ध में बात जय पराजय की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, किंतु बात की जाए अत्याचार और प्रताड़ना की तो ये बात बड़ी है। हिंदुस्तानी योद्धाओं ने युद्ध में लड़े और कई वीरगति को प्राप्त भी हुए, किंतु कुछ किस्से ऐसे भी हैं जहां युद्ध के परिणाम सिर्फ हार या जीत पर आकर नहीं रुके, उसके आगे भी कुछ इतनी दर्दनाक प्रताड़ना हुई जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। हम बात करेंगे संभाजी महाराज के शासनकाल के बारे में और ये भी जानेंगे किस प्रकार षड्यंत्र रचकर मुगलों ने उन्हें बंदी बनाया और किस प्रकार से उन्हें रूह कपा देने वाली दर्दनाक मौत दी। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं वीर संभाजी महाराज का इतिहास। बात है 1 फरवरी 1689 की, जब संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा संगमेश्वर से बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाते समय उन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया और वहां से उन्हें बहादुरगढ़ लाया गया। वहां पर जब जेल में कैद थे, तब औरंगजेब के हुक्म पर रोहिल्ला खां उनसे मिलने पहुंचे और रोहिल्ला खां ने संभाजी महाराज के सामने कुछ शर्तें रखी कि यदि वे अपने किले और अपने खजाना मुगलों को सौंप दे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तब उसके उत्तर में संभाजी महाराज ने रोहिल्ला खां से कहा था, अपने बादशाह से कहो यदि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो अपनी एक लड़की मुझे दे दे, अर्थात अपनी एक बेटी का विवाह मुझसे करवा दे। विचार करने योग्य बात तो ये है कि जब औरंगजेब ने उन्हें रिहा करने के लिए प्रस्ताव दिया तो संभाजी महाराज ने ऐसी बात कही क्योंकि यह तो निश्चित ही था कि औरंगजेब उन्हें जीवित छोड़ने वाला नहीं है। तो क्यों संभाजी महाराज ने उन्हें उकसाते हुए ऐसा कहा कि औरंगजेब उन्हें और ज्यादा दर्दनाक मौत दे। ऐसी क्या घटना घटी जो संभाजी महाराज ने ऐसा कहा, तो आइए जानते हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई सन 1657 को पुरंदर महाराष्ट्र में हुआ था। वर्तमान में पुरंदर महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंतर्गत आता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। इनकी माता का नाम साईबाई था। इनके जन्म के समय सन 1657 में मुगल शासक शाहजहां के बीमार होने की खबर फैली थी और साथ ही साथ ये अफवाह फैल गई थी कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है। असल में शाहजहां को बाद में औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था और वही कैद में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। तो जब ये अफवाह फैली तो शाहजहां की मृत्यु हुई है, तब शाहजहां के बेटे औरंगजेब दारा शिकोह, सूजो और मुराद के बीच में उत्तराधिकारी बनने का संघर्ष शुरू हो गया। और जब मुगल आपस में लड़ रहे थे तो ये मराठों के लिए एक अच्छा अवसर था अपने राज्य का विस्तार करने का, और ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार भी कर लिया। ये बात उस समय की है जब संभाजी महाराज का जन्म हुआ था, जब ये 2 वर्ष के थे, सन 1659 ईस्वी में। तब इनकी माता साईबाई का निधन हो गया। इनकी माता के निधन के बाद संभाजी महाराज का पालन पोषण इनकी दादी माँ जीजाबाई ने किया था और जीजा माता ने इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान भी दिया। जैसा कि हम जानते हैं, जीजा माता ने ही हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा दिया था, तो इनकी देखरेख में संभाजी महाराज भी शूरवीर बनना तो जायज ही था। संभाजी महाराज को मराठी, हिंदी, संस्कृत, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान था। इन्हें फारसी भी आती थी। इतनी भाषाओं का ज्ञान होने का ये किसी भी मुगल, अंग्रेज या पुर्तगाल से संधि करने में सक्षम थे। इनकी भाषा शैली इतनी मजबूत थी कि ये किसी को भी अपनी बातों में आसानी से फंसा सकते थे। सन 1684 ईस्वी में संभाजी महाराज ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी और उस संधि का उद्देश्य ये था कि यदि मुगलों से लोहा लेना है तो आपके पास सब तरह के हथियार होने चाहिए, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ग्रंथ और काव्य भी लिखे थे, जिनमें बुद्ध भूषण को संस्कृत में लिखा था। यह एक काव्य है जिससे राजनीति की जानकारी मिलती है और सैन्य क्षेत्र की जानकारी भी मिलती है। अब यदि इन्होंने राजनीति और सैन्य क्षेत्र पर काव्य लिखा है, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इन्हें भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ राजनीति और सैन्य क्षेत्र का भी ज्ञान था। हिंदी में भी इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, जिनमें प्रमुख है नायिका भेद, 7 सातक और नक्श शिखा। खैर, जब ये 8 वर्ष के हुए उस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ी उठापटक चल रही थी। हम बात कर रहे हैं 11 जून सन
1665 की, जब मराठों और मुगलों के बीच संधि हुई थी, जिसे पुरंदर की संधि कहा गया। वहीं पुरंदर जहां इनका जन्म हुआ था। ये संधि मराठों की ओर से शिवाजी महाराज और मुगलों की ओर से आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस संधि काल के पहले मराठों ने मुगलों की हालत खराब कर दी थी, और हम ये भी जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने मुट्ठी भर सैनिकों की सहायता से 5 अप्रैल सन 1663 को लाल महल में प्रवेश करके औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खां की उंगलियां काट दी थी। और इसी के बाद मुगलों ने मराठों के साथ एक सैन्य अभियान शुरू करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। और 11 जून सन 1665 को यह संधि हुई थी, जब हिंदुस्तान की राजनीति कुछ इस प्रकार चल रही थी। उस वक्त संभाजी महाराज केवल 8 वर्ष के थे, और इन सारी बातों का असर संभाजी महाराज के व्यक्तित्व पर पड़ने लगा। संधि की कुछ शर्तें भी थी कि मराठे अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे। इसके अलावा मराठों के पास जो सालाना 40 लाख की आय के जो परगने हैं, वो भी मुगलों को दे दिए जाएंगे। संभाजी राजे को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा और मुगलिया दरबार में भेजा जाएगा मुगलिया सेवा के लिए। शिवाजी महाराज मुगलिया दरबार से मुक्त रहेंगे, लेकिन यदि कोई मुगलिया आदेश आता है तो उन्हें मुगलिया दरबार में उपस्थित होना होगा। कुछ इस प्रकार की शर्तें थी इस संधि के तहत। और इसी के साथ शिवाजी महाराज ने संभाजी राजे को आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के साथ एक राजनीतिक बंधक के तौर पर भेजा। बाद में जब ये 9 वर्ष के हुए, तब शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, और इनके साथ संभाजी महाराज भी गए थे। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज के साथ घोड़े पर 1200 से 1300 किलोमीटर का सफर किया था। इससे हमें यह समझ आता है कि इन्होंने बचपन से ही संघर्ष देखा था। अब चलते हैं सन 1680 ईस्वी में, जब मराठा साम्राज्य में काफी उठापटक हुए। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, और इनके निधन के समय तक संभाजी राजे को पन्हाला के दुर्ग में रखा गया था। इन्हें कुछ कारणों से पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद रखा गया था, और उस वक्त मराठा राजधानी थी रायगढ़। तो जब ये नजरबंद थे, तब रायगढ़ में कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि इन्हें उत्तराधिकारी से दूर रखा जाए। इनकी जगह इनके भाई राजा राम को उत्तराधिकारी बना दिया जाए। और इस सारे खेल में जो राजा राम की माता थी सोयराबाई, इसके अलावा रायगढ़ के कुछ मंत्री थे, जिनमें एक प्रमुख नाम है अन्नाजी दत्तो, जिन्होंने मिलकर राजा राम को अगला शासक बना दिया। और संभाजी राजे पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद थे, लेकिन इससे बहुत सारे मराठे प्रसन्न नहीं थे, और बहुत सारे वहां के मंत्री भी इस फैसले से खुश नहीं थे। कमांडर इन चीफ जो हाम्बीराव मोहिते, वो भी इस फैसले से नाराज थे। ये सभी लोग धीरे धीरे वहां से निकलकर पन्हाला के दुर्ग में इकट्ठे होने शुरू हो गए। पन्हाला में संभाजी राजे की स्थिति मजबूत होने लगी, और इन्होंने पन्हाला के दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद अपनी सेना तैयार की। वहां पर हाम्बीराव मोहिते के द्वारा रायगढ़ में अन्नाजी दत्तो और कुछ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशवा मोरोपंत को भी और गिरफ्तार करके पन्हाला भेज दिया गया संभाजी महाराज के समक्ष। संभाजी राजे ने इन्हें कैद में डाल दिया, लेकिन बाद में उदारता का परिचय देते हुए अन्नाजी दत्ता को रिहा कर दिया गया और अपना मजूमदार बना लिया गया। लेकिन जब फिर से अन्नाजी दातो षड्यंत्र में लीन थे कि कैसे संभाजी राजे के भोजन में जहर मिला दिया जाए और उन्हें मार दिया जाए, तो अन्नाजी दत्तो के हाथ पैरों में बेड़ियां बांधकर इन्हें हाथी के तले फेंक दिया गया था, और हाथी के पैरों तले दबकर उनकी मौत हो गई थी। वापस पन्हाला दुर्ग के चलते यहाँ संभाजी राजे ने अपनी 20,000 की सेना तैयार की और ये रायगढ़ के लिए निकल पड़े। वहां उन्होंने 18 जून 1680 ईस्वी को रायगढ़ के दुर्ग में प्रवेश किया। अपनी 20,000 की सेना के साथ इनका वहां किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि इनके विरोधी को पहले ही जेल में डाल दिया गया था, और जो राजा राम थे वो केवल 10 वर्ष के बालक ही थे। सन 1670 में इनका जन्म हुआ था। वो बालक ही थे, इसलिए संभाजी महाराज ने इन्हें कुछ नहीं कहा। अब जुलाई 1680 को संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे और औपचारिक रूप से जिनका अभिषेक हुआ 16 जनवरी 1681 को हुआ, और ये छत्रपति बन गए। और जब ये शासक बने तो इन्होंने उस अभियान को जारी रखा जो इनके पिता छत्रपति महाराज द्वारा चलाया गया था। इन्होंने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया गोवा में। इन्होंने मैसूर प्राप्त करने का भी प्रयास किया। उस वक्त मैसूर के राजा की उपाधि हुआ करती थी चिक्का राजा। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि भी की और मुगलों के विरुद्ध भी इन्होंने अभियान शुरू किए। अब हम एक युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। सन 1687 में मराठों और मुगलों के बीच एक युद्ध हुआ, इसे वाई का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध जहां लड़ा गया था उस स्थान को वाई कहा जाता है। यह वाई का जो क्षेत्र वेस्टर्न घाट का जो क्षेत्र है, इसके पूर्व की ओर आता है, और यही युद्ध
महाबलेश्वर पर भी लड़ा गया। ये भी वेस्टर्न घाट पर ही आता है। इस वक्त वहां आज के मुकाबले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। जंगल का रास्ता था, खाई थी, तंग रास्ते थे जिन्हें नाल कहा जाता है। इसमें सैनिकों को बड़ी परेशानी आती थी चलने में, साथ में हथियार लेकर जाना होता था। ऐसे स्थानों में युद्ध लड़ने में मराठा काफी माहिर थे, लेकिन मुगल इसे इलाकों में लड़ने के इतने माहिर नहीं थे। इन्होंने सन 1687 में मुगलों को पराजित किया, लेकिन इनके कमांडर इन चीफ थे हम्बीराव मोहिते। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और इसी समय से संभाजी राजे के विरुद्ध षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया। और इन षड्यंत्रों को रचने में सबसे आगे थे इनके साले, जिनका नाम था गणोजी शिर्के, जो इनकी पत्नी के भाई थे और उन्हीं की वजह से इनको पकड़ लिया गया था। और अब बात करते हैं अक्टूबर 1688 की, जब एक व्यक्ति को पराजित करने का और मारने का प्रयास किया गया। वे व्यक्ति थे कवि कलश। ये उज्जैन के ब्राह्मण थे। ये संभाजी राजे के मित्र थे और इनके सलाहकार थे। बहुत विश्वसनीय व्यक्ति थे। वो कवि कलश को संभाजी से दूर करने के प्रयास किए गए और 1688 में जब कवि कलश पर आक्रमण किया गया, तब उनको खिलना के दुर्ग में जाकर शरण लेनी पड़ी। खिलना का दुर्ग वर्तमान में विशालगढ़ कहलाता है। शिवाजी महाराज ने ही खिलना के दुर्ग का नाम विशालगढ़ रखा था। जब संभाजी राजे रायगढ़ से अपनी सेना लेकर खिलना के दुर्ग की ओर निकल पड़े, वहां पर कवि कलश की सहायता की। कवि कलश को लेकर जब ये वापस राजधानी की ओर आ रहे थे, तो कुछ समय के लिए संगमेश्वर स्थान पर रुके। ये वही स्थान है जहां से संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया था। संगमेश्वर वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आता है। संगमेश्वर में इनके रुकने की व्यवस्था थी। घने जंगलों में महल बनाए गए थे, कोठियां बनाई गई थी। जब गणोजी शिर्के के द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया, उन्होंने संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने की सूचना मुगल अधिकारी मुकर्रब खान को दे दी। मुकर्रब खान एक टाइटल है, दरअसल उसका नाम कुछ और था। मुकर्रब खान मुगलों का 6000 का मनसबदार हुआ करता था, लेकिन संभाजी राजे के पास अपनी सेना भी थी, इसलिए उन्हें बंदी बनाना मुकर्रब खान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल इनका ही एक साथी मुगलों तथा गणोजी शिर्के के साथ मिला हुआ था, क्योंकि संभाजी राजे जब संगमेश्वर में रुके, तब उन्होंने अपनी सेना की एक टुकड़ी को राजधानी लौटने के आदेश दे दिए और अपने पास बस कुछ ही सैनिक रखे। अब मुकर्रब खान का यहाँ अपने 2000 विशेष और 1000 अलग सैनिक लेकर आया, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वहाँ जंगल बहुत ही घना था। इसकी वजह से 300 से 400 सैनिक ही पहुँच पाए। और जब कवि कलश ने इनकी सेना का सामना किया, तो कवि कलश के सीधे हाथ में एक तीर भी लगा। कवि कलश को पकड़ लिया गया। संभाजी राजे को भी बंदी बना लिया गया। संभाजी राजे को बालों से पकड़कर घसीटा गया और इनके साथ जो इनके 25 मंत्री और सलाहकार थे, उन्हें भी बंदी बना लिया गया। इनकी पत्नी और पुत्री को भी बंदी बना लिया गया। जो ये सूचना थी, यह आग की तरह फैलना शुरू हो गई और औरंगजेब को तो बस इसी का इंतजार था, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, कैसे भी करके संभाजी राजे को पकड़ना है। 1 फरवरी 1689 को संभाजी राजे को बंदी बनाया गया और 15 फरवरी को इन्हें बहादुरगढ़ लाया गया। औरंगजेब का दरबार भी उस समय वहीं लगता था। जब ये बहादुरगढ़ पहुंचे, तब इन्हें दरबार तक ले जाने के लिए 6 किलोमीटर पहले ऊंट के ऊपर बांध दिया गया। जोकर जैसे कपड़े पहनाए गए, सर पर अजीब सी टोपी बांधी गई, इनके हाथों में घंटियां बांधी गई। कवि कलश को भी इनके साथ बांधा गया और ढोल बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ इस प्रकार संभाजी राजे को सबके सामने अपमानित किया गया और इन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। तब औरंगजेब अपनी गद्दी से उतरा और घुटनों के बल बैठकर अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया इस जीत के लिए, क्योंकि यह जीत औरंगजेब के लिए बहुत ही मायने रखती थी। और इसके बाद औरंगजेब ने दोनों को जेल में बंद कर दिया और जहां ये जेल में बंद थे, उनके पास अपने एक अधिकारी रहुला खां को भेजा। रहुला खां ने संभाजी राजे से ये कहा कि आपको मारा नहीं जाएगा, लेकिन आपको हमारे कुछ बातें मानना होंगी, और वह ये कि आप जिन जिन किलों पर अपना अधिकार किया है वो हमें दे दो। आपके पास जो भी पैसा खजाना है वो भी हमें दे दो, और हमें ये भी बता दो कि हमारे से कौन से लोग हैं जो आपके लिए खबरी का काम करते हैं, जिसके चलते आपको हमारे द्वारा चलाई गई सारी चालों का पता चल जाता है। इस बात पर संभाजी महाराज ने जवाब देते हुए कहा, अगर आपके बादशाह सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो उनसे जाकर कहो कि अपनी बेटी हमें दे दे, हमारी शादी उनकी लड़की से करवाई जाए। संभाजी महाराज ये जानते थे, चाहे वे औरंगजेब को सारे राज बता दें, अपना सब कुछ दे दें, फिर भी वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। और जिस तरह संभाजी महाराज को सभी के सामने अपमानित करके लाया गया था, अब वह वापस जाकर उसी मान सम्मान के साथ शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जीवन को न चुनते हुए मौत को गले लगाने का फैसला किया और बड़ी ही बहादुरी के साथ बिना डरे
औरंगजेब से उसकी बेटी मांग ली। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसने संभाजी महाराज की जीभ को मुंह से बाहर खिंचवाकर कटवा दिया। जलती हुई सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई और संभाजी महाराज के दोस्त थे कवि कलश, उनकी तो जीभ को बाहर खींचकर उखाड़ा गया। जरा सोचिए, एक जिंदा इंसान की जीभ को कैसे खींचकर उसके मुंह से उखाड़ा गया होगा। जब तक उन्होंने अपने प्राण न त्यागे, उनके शरीर के अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और कुत्तों को खिला दिया गया और अंत में 11 मार्च 1689 को इनका सर काट दिया गया और उनके सर में भूसा भरकर सारे इलाकों में भेजा गया, वो भी नगाड़ों के साथ खुशियां मनाते हुए। और ये संदेश दिया गया, देखो हमने मराठों के साथ क्या किया। इतना अत्याचार अकबर के समय में भी नहीं किया गया था, यह सब औरंगजेब के समय में किया गया और आगे भी चलता रहा। और ये भी किसी प्रकार से जो मुगल शासक का नैतिक और चारित्रिक पतन भी हो गया था। मोहम्मद शाह रंगीला तो इस प्रकार का मुगल शासक था जिसके द्वारा खुद में नग्न अवस्था के चित्र बनाए जाते थे। दरबार में खुद नग्न आया करता था और वहां के दरबारियों को भी नग्न कर देता था। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, संभाजी महाराज को बड़ी क्रूरता के साथ मार दिया गया, लेकिन उनके बाद राजा राम को अगला शासक बनाया गया जो 17वीं ईस्वी तक शासक रहे और बाद में ताराबाई के द्वारा अपने पुत्र की संरक्षणा के रूप में शासन किया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के 2 मुख्य स्रोत हैं, जिनमें से एक है स्टोरिया डू मोगोर, जिसे निकोली मनुची के द्वारा लिखा गया है। निकोला मनुची इटली के यात्री थे जो औरंगजेब के समय में भारत में रहे थे और उन्होंने अपनी यह किताब लिखी। इसके अलावा दूसरा जो स्रोत है वो है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, जिसे लिखा था यदुनाथ सरकार ने। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।